झारखंड में पहला चरण पहले होगा, यानी 13 नवंबर को झारखंड में पहला चरण और 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ दूसरे चरण का चुनाव होगा और 23 को ही दोनों राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि टर्म पूरा करने दिया जाए। चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन अब कुछ दिन पहले, हम कह सकते हैं या 1 महीने पहले लगभग चुनाव हो जा रहे हैं महाराष्ट्र के साथ। अब चुनावी दंगल में तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी और अब बारी आएगी फिर प्रत्याशियों की घोषणा की, और इस पर लगातार हम चर्चा करते रहे हैं शुरू से, आगे भी आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में राकेश रंजन जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं। मनीष, तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए अब 2 चरण में ही झारखंड के चुनाव को संपन्न कराया जाएगा और 23 को ही महाराष्ट्र के साथ चुनावी नतीजे भी आएंगे। अब बहुत कम वक्त बचा है दोनों खेमों के पास चुनावी मैदान में कूदने के लिए, चुनावी तैयारियों करने के लिए। किस तरह अब झारखंड का मंजर दोनों तरफ से लगेगा, इंडिया वर्सेस एनडीए? एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि मंजूनाथ भजंती जो कि यहाँ के जो डीसी थे उनको बदलकर अब वरुण रंजन को नया डीसी जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, और जिसको लेकर चुनाव आयोग भी गए थे। बीजेपी के कुछ नेता जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने भी गए थे, उनको अपना ज्ञापन भी सौंपा था। तो उस पर एक कार्रवाई करते हुए मंजूनाथ भजंती को बदल दिया गया है जो डीसी थे। अब वरुण रंजन को नया डीसी बना दिया गया। अब हम बात करें, चर्चा करें तो देखिए 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, इसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे। आपको यह भी बता दें कि 81 सीटों पर वोटिंग होनी है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 44 सीट जनरल है, 28 एससी और 9 एसटी है। और मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त थे राजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2.60 लाख जो करोड़ मतदाता है, जिसमें से 1.9 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1.3 करोड़ है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में देखिए, जब चुनाव आयोग की टीम झारखंड आई थी अभी कुछ समय पहले, तो ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब सभी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने समय मांगा था कि 15 नवंबर के बाद जो है इलेक्शन कराया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का भी दौरा किया था, झारखंड का भी कई बार वो दौरा कर चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हमको पहले ही कराना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने डेट दे दी कि 13 नवंबर को हम भाई चुनाव कराएंगे और 2 फेज में चुनाव कराएंगे, और महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव होगा। और 23 नवंबर को हम रिजल्ट की जो है घोषणा कर देंगे, क्योंकि नवंबर के महीने में ही महाराष्ट्र का जो है जो वहां के जो कार्यकाल है सरकार का वो खत्म हो जाएगा। तो इसको देखते हुए जल्दी चुनाव जो है वो कराया गया। और कई कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के साथ क्या चुनाव होगा, झारखंड का चुनाव होगा, क्योंकि देखिए अभी चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए, तो विपक्षी पार्टियों ने कई तरह के एलिगेशंस लगाए थे, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जब हो रही थी तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि भाई आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं। तो इसलिए भी एक दबाव था, और एक कह सकते हैं क्योंकि चूंकि नवंबर में खत्म भी होना था, चुनाव भी खत्म, उनका कार्यकाल खत्म होना था सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, तो इसलिए भी जो चुनाव आयोग था वो भी जानता था कि साथ में ही चुनाव कराना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम महाराष्ट्र का चुनाव पहले कराते हैं, झारखंड का बाद में कराते हैं, या झारखंड का पहले कराते हैं, महाराष्ट्र का बाद में कराते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एलिगेशंस लगाने का मौका मिल जाएगा चुनाव आयोग पर, और वो जो है फिर से एलिगेशंस लगाएंगे कि देखिए आप एक साथ चुनाव करा नहीं पा रहे हैं और बात आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की कर रहे हैं। चलिए, तो अब रंजन जी आपसे समझना चाहेंगे, अब जो जंग होगी, देखिए लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था निर्वाचन आयोग को कि वो समय पूरा करने दे, सरकार का टर्म पूरा करने दे, उसके बाद ही चुनाव कराएं, और राज्य का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को है। ऐसे में अब चुनाव की घोषणा हो गई है, 13 तारीख को ही पहले चरण का चुनाव होगा। अब तैयारियां किस स्तर पर होंगी? अब आरोप प्रत्यारोप तो अलग है, अब उसका वक्त भी निकल गया है, अब चुनावी मैदान में कूदना है तमाम पार्टियों को। ये समय से थोड़ा पहले ही जब चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसको फेवर करता है और किसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए, जेएमएम चाहता था कि थोड़ा लेट चुनाव हो। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग मंच पर कई बार चैलेंज करते दिखे थे कि जितनी जल्दी हो सके आप चुनाव करा लीजिए, हम हर समय के लिए तैयार हैं।
हालांकि जो जेएमएम की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र गया था उसमें ये कहा गया था कि उन्हें उनका जो कार्यकाल है जो कि 5 जनवरी 2025 तक है उसके अनुसार जो है चुनाव कराए जाएं। हालांकि अब देखिए ये बातें जेएमएम को भी पता थी कि बहुत जल्द जो है चुनाव घोषित होंगे। यही वजह है कि 14 अक्टूबर को यानी कि कल जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और उसमें जो महिला सम्मान योजना है उसे 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए की गई, जो कि दिसंबर के महीने से मिलने की बात कही गई है अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो ये सारी चीजें जो है बताती हैं कि जेएमएम भी अंदर ही अंदर प्रिपेयर था मेंटली कि चुनाव जो है महाराष्ट्र के साथ ही होंगे। और जैसा कि मनीष ने बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो कोशिश ये होती है कि जितने आप इलेक्शन को साथ में लेकर आ जाएं वो बेहतर होता है, क्योंकि चुनाव में पूरी मशीनरी लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अगर अलग अलग फेज में अभी मान लीजिए कि महाराष्ट्र का चुनाव घोषित हो जाता, फिर बाद में झारखंड का चुनाव घोषित होता, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का समय होता वो बहुत बड़ा हो जाता, तो वैसे में जो विकास कार्य होते हैं वो बाधित होता है। और इसे ही देखते हुए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं था और मेंटली दोनों तरफ से पूरी तैयारी थी। ये अलग बात है कि जेएमएम ये कह रहा है कि वो चाहता था कि वो अपना कार्यकाल जो 5 जनवरी तक है उसके अनुसार चुनाव कराए जाए, तो वो ये बातें चुनाव प्रचार के दौरान उठा सकता है कि उसे पूरा कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग हालांकि अंदेशा था रंजन जी, तभी कैबिनेट की बैठक समय से पहले हुई है। जी हाँ, इसका पूरा अंदेशा था और वैसे भी ये चुनाव आयोग की का प्रियोरेटिव होता है कि वो 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव करवा सकता है। तो इसीलिए जो है इस पर जो है ये बातें हुई हैं और चुनाव आयोग ने अब तिथि घोषित कर दी है 13 नवंबर और 20 नवंबर, बीच में 15 नवंबर को भगवान बिरसा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस भी आएगा। तो अब जो है पूरा चुनावी माहौल जो है पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां तेज हो गई थी, अब जो है राजनीति और तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे और फिर पलटवार भी किया जाएगा। तो एक दिलचस्प मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। और अगर आप इन चीज़ों को देखें, जैसा कि अभी मनीष ने बताया भी कि 2,60,00,000 मतदाता झारखंड में हैं, जिसमें महिला 1,29,00,000 हैं। तो अब मैया सम्मान योजना का कितना जो है लाभ मिलता है जेएमएम को, इस पर डिपेंड करेगा। हालांकि पुरुष मतदाता 1,31,00,000 हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो अगर आप देखें तो जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो 18 से 19 साल के हैं वो 11.84 लाख हैं और 20 से 29 साल के बीच जो मतदाता हैं वो 66.84 लाख। आगे भी चर्चा करेंगे रंजन जी। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, चुनाव की घोषणा हो गई महाराष्ट्र के साथ, अब झारखंड के भी चुनाव होंगे। तमाम फेस्टिवल खत्म करके अब चुनावी मोड में मतदाता भी नजर आएंगे चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ। किस तरह की तैयारी अब होगी, कितनी दौड़ा दौड़ी दिल्ली होगी तमाम, क्योंकि अभी तक देखिए प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हुए हैं दोनों खेमों से, उस पर चर्चा चल रही है। तो दिल्ली की दौड़ अब शुरू हो जाएगी, झारखंड टू दिल्ली। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इंतजार था कि कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव की इलेक्शन की जो तारीख है वो कब अनाउंस होंगे, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चुनाव आयोग ने 3:30 बजे जब झारखंड की तारीखों का जब ऐलान कर दिया गया, 2 फेज में आज इस बार चुनाव होंगे झारखंड के अंदर। 13 और 20 नवंबर का ये समय दिया गया और 23 तारीख को है मतगणना की होगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो हलचल जो लगातार चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज जो है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हो गया। रही बात कि झारखंड के बाद की जो तमाम जो नेताएं हैं वो लगातार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो तलब किए हैं। आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो लगातार जो है बैठने का दौर जारी है। सुबह 10 बजे से ही लगातार झारखंड के कई बड़े नेता, जिसमें अमर बाउरी की बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगातार वो बैठक जो है वो लगातार कर रहे थे। उसके बाद आज शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे भी बैठक होगी। उसके बाद अंतिम जो है वो 7 बजे जो है वो प्रधानमंत्री यानी दीपक, आज जो ये झारखंड के भी तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली में हैं, तो ये माना जाए कि प्रत्याशियों के नाम पर आज सहमति बन जानी है, आज फाइनल लिस्ट हो जाना है?
संभवतः यही माना जा रहा है कि आज जब अंतिम बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग जाएगी। आखिरकार किन किन सीटों पे कौन कौन से प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उठा रहे हैं, किन किन जगह से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन के को लेकर भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं अभी खींचतान चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब आज शाम को जब भारतीय जनता पार्टी अपना रूप क्लियर कर देगी, उसके बाद ये सारी भी मंशा साफ हो जाएगी। आखिरकार जेडीयू और आजसू को कितनी सीटें मिलने वाली है, इसका भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं आज साफ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज लगातार 3 बैठकें और ऐसे में तीनों बैठक जो है वो सुबह से चल रही है। शाम 5 बजे जो बैठक होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो सम्मिलित होने वाले, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो अब इस तमाम बैठकों से ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के प्रति अपना रुख जो है वो आज कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब नाम पर ही सहमति बननी बाकी है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटी हुई थी और सभी को ये लग रहा था कि त्योहारों के बाद झारखंड में विधानसभा का बिगुल बज सकता है और उसकी घोषणा भी आज हो ही गई है। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव होने हैं। रंजन जी, अब आज प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है, बीजेपी भी इसे लेकर ऐसे। लेकिन पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हम देखें तो इंडी गठबंधन ने बहुत देर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अभी भी देखिए, कल हिमंता विश्व शर्मा ने भी साफ कर दिया कि प्रत्याशियों के नाम पर मुहर 1-2 दिनों में लग जाएगी। उसके नाम भी हम बता देंगे। तो ऐसे में इस बार क्या रणनीति रहेगी इंडी गठबंधन की? क्या बीजेपी के तमाम कैंडिडेट को देखने के बाद अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी? देखिए, अब किसी के पास बहुत रणनीति बनाने का वक्त बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले फेज में जो आपको नॉमिनेशन है वो 25 अक्टूबर तक ही होने हैं। हाँ। तो वैसी परिस्थिति में किसी के पास भी वक्त बहुत नहीं है। 15 अक्टूबर हो चुका है, तो 10 दिन का समय बचा है। तो अब ये मानकर चलिए कि जल्दी जल्दी जो है उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित होंगे। अब उसमें जो है अपना वो जो एक कहते हैं कि जातीय समीकरण बिठाते हुए जो है अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब दोनों तरफ से ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को एज मिला था कि उसने जो है काफी पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, वो एज इस बार बीजेपी को बहुत ज़्यादा नहीं मिलने को है, क्योंकि अब सिर्फ नॉमिनेशन के लिए 10 दिन बचे हैं। और अगर आप चुनाव की बात करें तो 28 दिन जो है वो बचे हुए हैं। 28-29 दिन, 13 नवंबर को पहले फेज का इलेक्शन हो जाएगा और फिर सेकेंड फेज का 20 नवंबर को होगा। तो इसीलिए अब उम्मीदवारों के नाम आने शुरू हो जाएंगे जल्दी जल्दी और फिर सभी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगेंगे। लेकिन जो इस बार का मुकाबला है वो बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इंडिया और आपको एनडीए गठबंधन के बीच में दोनों ही तरफ से पूरा जोर लगाया जाएगा। और पिछली गलतियों से एनडीए ने भी सबक लिया है और इसीलिए इस बार वो हर हाल में गठबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जबकि ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का एक गठबंधन जो है वो बना हुआ है, उसमें एंट्री हुई है तो सीपीआई-एमएल की, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी। तो उसे देखते हुए जबकि बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें आजसू, जेडीयू और मुझे लगता है कि एलजेपी को भी अब शामिल किया जाएगा। जिस तरह से कल हिमंता विश्व शर्मा ने जो बातें कही, अगर उन संकेतों को हम समझें तो मुझे लगता है कि एलजेपी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। भले ही उन्हें एक सीट दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एलजेपी भी इस गठबंधन में शामिल हो जाएगी। चलिए, मनीष का रुख करते हैं। मनीष, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि एनडीए ने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और काफ़ी बाद में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। क्या लगता है कि चुनाव में पहले वक्त मिल जाता है प्रत्याशियों को, अगर उनके नाम की घोषणा हो जाए चुनाव प्रचार में, तमाम चीज़ों को सेट करने में, तो इस बार भी उसका फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए, हिमंता को भी कल आपने सुना होगा, हिमंता विश्व शर्मा, उन्होंने भी साफ कहा कि 1-2 दिनों में एनडीए अपने प्रत्याशियों की, बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। देखिए, यहाँ पर आशिया इसको भी समझने वाली बात है। इस पूरी चीज़ों को समझिए, बीजेपी क्यों करती है। लोकसभा चुनाव में भी उसने पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा क्यों की, इसको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा। तस्वीरों के माध्यम से इसको समझना पड़ेगा कि देखिए, बीजेपी पहले अगर प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो प्रत्याशियों के पास ज़्यादा समय
मिल जाता है, वो फील्ड में जाने का, फील्ड में लोगों के बीच, जनता के बीच जाने का, वोट मांगने का। और देखिए यहाँ पर अभी बीजेपी की तरफ से भी कह दिया गया था कल या परसों वो पहली लिस्ट जारी भी कर देगी। इसको लेकर आज जो दिल्ली में बैठक का दौर भी जारी है। अभी दोपहर में बैठक हुई, अभी 5 बजे बैठक होनी है, फिर रात में एक बैठक होगी जिसमें खुद पीएम शामिल होंगे। उस बैठक में जो है, जो लिस्ट है, उस लिस्ट पर अंतिम मुहर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में लगेगी। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि जितनी जल्दी हम लिस्ट को जारी कर दें। और रही बात देखिए एनडीए गठबंधन की, और जो एक दो सीटों पर आंसू के साथ उसका पेच फंस रहा है, जेडीयू के साथ जो पेच फंस रहा है, उसको वो जल्द से जल्द सॉल्व कर लेगी इसी बीच में, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे इन सब चीजों को, तो जो ये सारी चीजें, सारी पचड़ों से हम बाहर निकलेंगे और जनता के बीच में हम ज्यादा जाएंगे। अब यहां पर समझिए कि अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस कितना तैयार है अभी? इंडिया अलायंस की तरफ से